everyone. I hope you all are amazing. आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ एंड वीडियो क्या है? यस, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में एंड ऑल द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैनेजमेंट. ओके, so those of who do not know me, my name is Parul. I'm your mentor for UGC and JRF examination for both paper 1 and paper 2, commerce and management. Now without a further ado, let's start understanding what management is. All right, but before I start, this is going to be the agenda for today's class. First we're going to discuss the basic meaning of management, then what are the different terminologies which are attached to it, the features, objective, importance levels and the true nature of management. All right, so start करते हैं basic meaning management से समझने के लिए. But उससे पहले इस पिक्चर को देखिए ध्यान से. इस पिक्चर में क्या है? There are bunch of people sitting together and having conversation. वो कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं. So ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इज कुछ लोग आपस में मिलते हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और वो लोग आपस में मिलके उन लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज. बंच ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. यू हैव ऑल द रिसोर्सेस इन दिस एंटायर वर्ल्ड फॉर इंस्टेंस, बट you don't know how to manage those resources well so that you achieve your objective in a well defined manner. कैसा पॉसिबल हो सकता है? अगर आपको पता ही नहीं कि रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं. एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ मैनेजमेंट कम्स इनटू प्ले. सो व्हाट इज मैनेजमेंट? It guides and controls the activities of human resources. What is human resources? The employees of the organization for the attainment of organization goals. The important thing is कि जो भी organization के objective है उसको fulfill करना है. That is why we are using management. I hope आप basic definition समझ गए हैं. चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत सारी definitions है आज, बस आप attentively पूरी वीडियो को देखते रहिए and I'm sure every concept will be crystal clear. ठीक है, अब बात करते हैं आगे. मैं आपके लिए 4 definitions लाई हूँ मैनेजमेंट की. As you can see in front of your screen, the first one we have is management as an art of getting things done. This is the basic definition of management you'll see everywhere. The second definition is management as a process. The next definition we have is management as a group of managers. Last but not the least, management as a डिसिप्लिन. अब आप सोच रहे होंगे मैम इतने सारी डेफिनेशंस क्यों लाई हूं? ऑब्जेक्टिव आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट बहुत सारी डेफिनेशन से बना है, एक यूनिवर्सल डेफिनेशंस नहीं है. अगर आप ये वाली डेफिनेशन देखेंगे इसमें कुछ फ्लॉज है जो इस डेफिनेशन से फुलफिल होगा, यहाँ पर कुछ फ्लॉज होंगे जो ये वाली डेफिनेशंस को फुलफिल करेगा. दैट इज व्हाई 4 डेफिनेशन से हम समझेंगे इन ब्रीफ कि हाँ भाई मैनेजमेंट और क्या है, ताकि अगर हम अपने फ्रेंड्स को समझाने बैठे तो हम बहुत स्मार्ट साउंड करें कि भाई हम तो डिटेल में पढ़ के आए हैं, तुम्हारा मुझे नहीं पता. ठीक है, तो समझते हैं फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. फर्स्ट ऑफ ऑल, शी वाज द पर्सन, मैरी पार्कर फॉलेट, शी वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड दिस डेफिनेशन. शी सेड, यू नो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. यू मस्ट बी थिंकिंग, मैंने यहाँ पर जो अदर्स है इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. So ये others क्या है? Others are the employees of the organization. Others are the employees of the organization who are helping the organization to achieve its objective. तो ये वाली definition flawed है. Why is that so? Because यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, employees को as a mere one of the factors of production use कर रहे हैं. उनके अकॉर्डिंग, इस definition के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज से सिर्फ हम काम निकलवा सकते हैं एंड नथिंग एट ऑल. सो दिस इज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट डज इट इंक्लूड? इट सेज दैट मैनेजमेंट क्या है, एक ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैनेजमेंट है. ये सबसे पुरानी डेफिनेशन मानी जाती है. ठीक है, इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग आपको बता दिया है. एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी, मुझे ये बताओ. राइट, अब बात करते हैं दूसरे डेफिनेशन की. अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? दैट मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस. यस, हमने पढ़ा है, आपको भी पता होगा, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो मेनली हम 5 फंक्शंस की बात करते हैं.
तो यहाँ पर आपको पता है जॉर्ज आर टेरी ने कुछ फंक्शंस दिए थे, एंड व्हाट आर दीज फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्होंने 4 फंक्शंस दिए थे, ठीक है। यू मस्ट बी थिंकिंग मैम ये क्या होता है? दिस इज ऑल्सो डायरेक्टिंग, दिस इज जस्ट अनदर टर्म फॉर डायरेक्टिंग, ठीक है। हाउएवर जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर, थ्योरिस्ट ने क्या करा? मैनेजमेंट के प्रोसेस को 5 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, एंड यस ये वो ही 5 फंक्शंस है जिनके बारे में आप अभी दिमाग में सोच रहे हो। रिपीट आफ्टर मी: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट अगर हम प्रोसेस की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 5 फंक्शंस ओनली, बिकॉज अगर ये 5 फंक्शंस कवर कर लिए तो हमने सारे फंक्शंस कवर कर लिए, ठीक है। इस क्लास में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे फंक्शंस की, उसके लिए नेक्स्ट क्लास डेडिकेटेड है। अभी हमारा फोकस रहेगा कि हम मैनेजमेंट पे फोकस करें, उसके प्रोसेस पे इतना नहीं, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि 5 टॉपिक्स होते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। यस, इट्स नॉट अ वन पर्सन जॉब, वन पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग, राइट। सो मैनेजमेंट में हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु आर लिटरली हेल्पिंग ईच अदर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, एंड अगेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करना। दैट इज व्हाई आप अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट कंपनीज। मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, मुझे यहाँ पर जॉब मिली, तो मेरे जो बॉस होंगे वो मुझे एक्सपेक्ट करेंगे मेरे से कि हाँ मेरा कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो सेम बंच ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर और सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें कंपनी का ना गोल फुलफिल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, और जो नेक्स्ट डेफिनेशन वो कौन सी है? मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट भी क्या है? एक डिसिप्लिन है, एक अपने आप में एक फील्ड है वो। जैसे लोग एमबीए करने चाहते हैं, some go Indian colleges, IIM, ABC, ISP, there are so many amazing institutes we have who are providing specialization knowledge, right? कुछ लोग अब्रॉड जाते हैं तो अपने आप में फील्ड बन गई है। तो आपने देखा मैनेजमेंट को हमने 4 तरीके से समझा, 1 2 3 4। द ऑब्जेक्टिव इज कि आपको पेपर क्लियर तो हमें करवाना है, वो तो है भाई ऑब्जेक्टिव। उसके साथ साथ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव माइंड में हमने ये भी रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आई होप आपको इतना समझ आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 टर्म्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इफेक्टिवनेस एंड सेकंड वन इज एफिशिएंसी। मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएगी। सपोज आपकी मम्मा ने आपको बोला कि राहुल आपको आज क्या करना है, पूरा आपको आज केक खरीद के लाना है, तुम्हारी बहन का बर्थडे है तो आपको केक खरीद के लाना है, एंड आपकी मम्मा आपको 500 रुपीज दे देती है, ठीक है। ये टास्क है आपका, एक टास्क है, आपको केक खरीद के लाना है, आपको 500 रुपीज मिलते हैं। आप शॉप पे जाते हैं एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लोकल बेकरी आप थियोब्रोमा में चले जाते हैं, ठीक है। देयर इज अ केक कंपनी थियोब्रोमा। अब वहां पे जाके क्या करते हैं, जो 500 रुपीज का केक आपको नॉर्मल बेकरी में मिल जाता, आप वहां से 1000 रुपीज का केक खरीद के ले आए। कितने का? 1000 रुपीज का। और आप खुशी खुशी आ रहे हो कि हाँ मेरी मम्मा तो बड़ी ज्यादा खुश हो जाएगी, मैं केक लेकर आ गया। अब आप अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी मैं 1000 रुपए का केक ले आया हूँ, मैंने 500 रुपए अपनी तरफ से मिला दिए, बट केक तो ½ kg का ही है, या तो 1 kg का केक आप लाते, राइट। मम्मा ने तो ½ kg का केक मांगा था आपसे। अब इस केस में क्या हुआ, आपने कॉस्ट पे ध्यान नहीं दिया, आपने इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करा, कॉस्ट बढ़ा दी। तो अगर आप कॉस्ट बढ़ा रहे हो जस्ट टू मेक कंप्लीट द टास्क, तो इट मींस आप इफेक्टिव होंगे एंड नॉट एफिशिएंट। फॉर इंस्टेंस, अगर सेम सिनेरियो आपने 500 रुपए का केक लाते और आप कहीं से 450 रुपीज का केक ले लेते, तो आप क्या कर रहे हो, टास्क भी कंप्लीट कर रहे हो, कॉस्ट को भी कम कर रहे हो। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एफिशिएंसी। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। सपोज मुझे बोला गया कि आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है 6 महीने में, आपको 6 महीने में पारुल एक कोर्स कंप्लीट करना है। मैंने बोला यस सर मैं कर दूंगी, हो जाएगा। अब मैंने रियलाइज करा कि यार 6 महीने में तो कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं रहे, काम करते एक दिन में ना 2-2 क्लासेस ले लेते हैं, एक दिन में 2-2 क्लासेस। अब मैं एक दिन में अगर 2 क्लासेस ले रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, कंपनी के एडिशनल रिसोर्सेज को यूज कर रही हूँ,
राइट तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, एसी चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, एंड मैं भी एक ह्यूमन रिसोर्सेस हूँ, मैं एडिशनल अपना यहाँ पर टाइम दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क मैं क्या कर रही हूँ, कॉस्ट को बढ़ा रही हूँ। तो इस केस में मैं इफेक्टिव नहीं होंगी, मैं एफिशिएंट नहीं होंगी, मैं इफेक्टिव होंगी। तो एफिशिएंट क्या हो गया, जो टास्क तो कंप्लीट कर रहा है बट कॉस्ट को भी कम रख रहा है, और इफेक्टिवनेस हो गया, आप सिर्फ फोकस आपका है कि भाई टास्क हो जाए, बाकी चीज जाए बाहर में, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर अमन आता है, वो अपने पापा अपने सर को बोलता है, हम सिंह अपने पापा को बोलता है, अपने सर को बोलता है, सर मैंने अपना प्रोडक्शन जो 10,000 यूनिट का आपने दिया था मैंने कंप्लीट कर लिया, इज वेरी हैप्पी। और वो कह रहे हैं कि सर लेकिन मैंने डबल पावर पे किया है, मतलब मैंने डबल शिफ्ट पे किया है, क्या मैं एफिशिएंट हूँ? आप मुझे बताइए क्या ये एफिशिएंट है? नहीं। उनके बॉस ने भी यही बोला, आप एफिशिएंट नहीं हो, आप इफेक्टिव हो, क्योंकि आपका फोकस था जस्ट ऑन टास्क कंप्लीशन, जस्ट ऑन टास्क कंप्लीशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है हमारे पास। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स आपके एग्जाम में फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं पूछा जाएगा, इसलिए वी आर गोइंग टू बी वेरी क्विक व्हेन इट कम्स टू फीचर्स। जो भी इंपॉर्टेंट है समझने का हम समझेंगे, जो टॉपिक एग्जाम में नहीं आते हैं, मेरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके लिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसा मैंने आपको कहा, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको हमें अचीव करना है, उसको हमें अचीव करने के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। दैट इज वाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सपोज ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे 20% सेल इंक्रीज करनी है नेक्स्ट मंथ, तो 20% इंक्रीज करने के लिए ही कंपनी का मैनेजमेंट उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सेकेंड, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, 1 person कैन नॉट डू द जॉब। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं। थर्ड वन वी हैव इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। यस, आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, हे मैनेजमेंट कहाँ है तू, नो, उसकी प्रेजेंस फेल्ट होती है। जब आपकी चीजें आप अपने काम के अकॉर्डिंग आप चलाते हो, तब आपको लगता है हाँ यार ये तो बढ़िया हो रहा है, मतलब सही चल रहा है सब कुछ कंपनी में। तो यू कैन नॉट टच द मैनेजमेंट, यू कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, ओनली यू कैन फील द मैनेजमेंट दैट यस एवरीथिंग इन माय कंपनी गोइंग एज पर द प्लान। और अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स आपकी कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, काफी बढ़िया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह है। अब यहाँ पर हम कंपनी में भी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। जब आप यूजीसी की तैयारी कर रहे होते हो, आपके पास 100 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, तो आप देखते हो कि यार मैं आज कौन सा पढ़ूं, कल कौन सा पढ़ूंगा, इसको कितना टाइम दूं। सो यू व्हाट आर यू डूइंग, आप भी एक तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो, प्रबंध कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। मैनेज का हिंदी वर्ड क्या होता है, प्रबंध करना, आप वो भी काम कर रहे हो। सो अगेन वो परवेसिव है, वो हमेशा हर जगह है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। व्हाई डायनेमिक? बिकॉज आपको पता है चेंज इज कॉन्स्टेंट। अगर हमें सक्सेसफुल रहना है, कॉम्पिटेटिव रहना है, सेम अगर कंपनी को कॉम्पिटेटिव रहना है, तो हमें अपने आप को कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना है। सो यस, कंपनी का मैनेजमेंट भी डायनामिक है, वो अपने आप को अडेप्ट करता है विद द चेंजेस इन external environment. The next one which we have is it is multi-dimension. Why is that so? Because यहाँ पर हम वर्क के बारे में भी बात करते हैं। We manage the work, जो भी आपको काम करना है। यहाँ पर आप लोगों को भी मैनेज करते हो, यहाँ पर आप ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हो, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। ऑलराइट, देन लास्ट वी हैव मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कंटिन्यू रहता है। मैं ये नहीं कह सकती सर मैंने 1 साल मैनेज कर लिया, अब सारा मैनेजमेंट बंद कर दो कंपनी का, हम मैनेज नहीं करेंगे। नो, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। इफ यू अचीव समथिंग यू विल सेट अ हायर गोल फॉर द कंपनी, फिर आप उस गोल के लिए काम करोगे। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो हमारे 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। सो एज अ मैनेजमेंट 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो भी कंपनी के होते हैं, तो पहला है हमारे पास organizational objective, then we have social objective and then we have personal objective. So we will be very quick with these objectives. अब पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। So here as you can see in the picture, I'll give you the space to read. The first one we have is survival.
अब यहाँ पर ना मुझे एक बहुत अच्छी मूवी का डायलॉग याद आ गया है। सो मूवी का डायलॉग नहीं, मूवी का टाइटल ही नाम याद आ गया है। आई होप आप पेरेंट्स देखते होंगे। और मैं 90 किड हूं तो मैंने भी वो मूवी देखी है, और मूवी का नाम है रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि रोटी कपड़ा मकान, दीज थ्री थिंग्स आर इसेंशियल टू लिव द लाइफ। आई एम रिपीटिंग अगेन, रोटी कपड़ा मकान, दीज थ्री थिंग्स आर इसेंशियल टू लिव द लाइफ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक फर्म को अगर अपने आप को मार्केट में रखना है तो उसे बेसिक सर्वाइवल तो चाहिए ही होगा। ठीक है, तो बेसिक सर्वाइवल, बेसिक रेवेन्यू होना चाहिए जो मेरी कॉस्ट को क्या करे, कवर कर दे। ठीक है, इतना तो आप पैसा कमाओ, इतना आपके धंधे में पैसा आना चाहिए कि आपकी कॉस्ट कवर हो रही है। ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी लॉस में ही है, फिर आप कैसे सरवाइव करोगे। इट मीन्स आप उधर उधर जाके उधार लोगे लोगों से, आपकी जिंदगी उधार देने में, इंटरेस्ट देने में चली जाएगी। नो, सर्वाइवल हैज टू बी देयर। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि भाई मेरे पास इतना तो पैसा आए कि मैं अपनी कॉस्ट कवर कर लूं, बाकी तो देखा जाएगा, मैं कर लूंगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अगेन, बिजनेस आपने खोला है तो प्रॉफिट कमाने के लिए खोला है ना आपने, राइट? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में है वो है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट, दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच इज एन इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। क्योंकि भाई मैं क्यों काम कर रही हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा तो मैं कुछ और नहीं कर लूंगी, मैं जॉब भी कर लेती इससे अच्छा। अगर बिजनेस आपने किया है तो आपका ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि हाँ मुझे प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट वी हैव ग्रोथ। आपने अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो वहां पर क्या अजम्पशन होती है कि जो बिजनेस पीपल होते हैं वो क्या एज्यूम करते हैं कि भाई मेरा बिजनेस ना लंबे समय तक जाएगा, राइट? दैट इज व्हाट द अजम्पशन इज। तभी आप इतने सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे। तो यहाँ पर भी वो सेम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया कि एज अ फर्म आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ क्या करो, सोसाइटी के लिए भी करो। फॉर इंस्टेंस, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ, उन्हें रीजनेबल अमाउंट पे भेजो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को दे सकते हैं, राइट? आपको एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, उनके घर के दिए जल जाएंगे जो आप उनसे पैसे उन्हें पैसे दोगे। तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया, तीन चीजें, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स एंड हायर नीड्स। तो बेसिकली पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज जो आपके एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो बेसिक उन्हें आप क्या करो, एक कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, एटलीस्ट उनका खर्चा चले। क्योंकि अगर मैं इस कंपनी में हूँ, सपोज मुझे इनफ सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं नहीं काम करूंगी। एंड इट डज नॉट मेक मी अ बैड पर्सन बिकॉज एवरीवन नीड्स मनी इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो देखो दोनों ऑब्जेक्टिव लिंक कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट वन, सोशल नीड्स। इट मीन्स मेरी कंपनी में मेरे कुछ दोस्त हो। इमेजिन आप कहीं काम करो, आपके दोस्त नहीं है, मजा ही नहीं आएगा यार। तो सोशल नीड्स पे भी ध्यान देने की जरूरत है। एंड देन वी हैव हायर लेवल नीड्स विच मीन्स कि आपको पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। कंपनी को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी खर्चा करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज क्या करे, एम्प्लॉयज और भी ज्यादा ग्रो करे। तो दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विच कम अंडर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस क्या है कि क्यों भाई मैनेजमेंट हमें चाहिए, क्यों, आप मुझे बताइए। And I'll give you the space to read. If I may ask you, why do you need management? तो आपका आंसर क्या होगा कि हाँ भाई क्यों चाहिए मैनेजमेंट। तो चलो फॉर योर सिंप्लीफिकेशन मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। तो द फर्स्ट वन, सबसे पहले जैसे हमने बात करा ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। तो एज अ मैनेजमेंट और एज अ मैनेजर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर अच्छा मैनेजमेंट नहीं है कहीं पे भी, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना एक अल्टीमेट डिफरेंट टास्क ही हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अभी हमने पढ़ा एफिशिएंसी क्या होता है, दैट एबल टू फिनिश द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉस्ट ले रहे हैं तो इवेंचुअली आप कंपनी को लॉस में डाल रहे हो ना, कंपनी के ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो आपको एफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने काम में भी
ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या हो, इंक्रीज हो जाए। द नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी हमने पढ़ा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स, राइट, एंड उनकी ग्रोथ पे ध्यान देना। तो मैनेजमेंट उन सब चीजों पर भी ध्यान देता है। उसके बाद मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगेन जो हमने सोशल ऑब्जेक्टिव करे ये यहाँ पर उससे लिंक कर है। इसी तरीके से मैनेजमेंट पढ़ी जाती है। मुझे नहीं पता बच्चों को इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है, बट मैनेजमेंट इज द मोस्ट enjoyable subject because सब चीजें तो लिंक कर रही है यार, रेपिटेशन तो होते रहते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन व्हिच वी हैव इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हर तरीके के लोग काम कर रहे हैं यार, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो उस प्रॉपरली उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना इट्स लाइक अ वेरी बिग टास्क। द नेक्स्ट क्या, दीज ऑल पॉइंट्स वी हैव व्हेन इट कम्स टू इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि क्या क्या लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एंड आई एम श्योर स्कूल टाइम से हम पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट के बच्चे हो, आई होप उन्हीं के बच्चे हो तभी मैनेजमेंट का लेक्चर देख रहे हो, मैं भी ना। तो 3 लेवल्स होते हैं हमारे। द फर्स्ट वन वी हैव टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन वी हैव मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो 3 थिंग्स आर देयर। तो आपको पता है यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं कंपनी के, ऐसे समझ लेते हैं, समझ आ जाएगा, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो सारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स क्या आ गए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ गए। लो लेवल मैनेजमेंट मतलब जो इनसे भी नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम देखें ताकि हमें चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी आपको कहा यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव आते हैं कंपनी के। जैसे ये कंपनी किसकी है, ये कंपनी अनुज सर की है, तो अनुज सर किसका पार्ट बनेंगे, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। अनुज सर विल बी द पार्ट ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अनुज सर मिडिल का पार्ट नहीं होंगे, लो का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शंस देख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ले डाउन द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है और ऑब्जेक्टिव्स है उसको ले डाउन करना, ठीक है, और वो आगे ट्रांसफर करना मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। अगेन कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपको पता होगा, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, R&D, एंड वी हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी तो हमें कोई चाहिए ना, तो उनको कोऑर्डिनेट कौन करता है, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यस, यू आर राइट। टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जो हमने बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव की बात की थी ना, अभी जो हमने सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करी थी वो यहीं पर आ जाता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव को टेक केयर कौन करते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, दैट इज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैंने आपको कहा ना कि हर एक डिपार्टमेंट्स हेड होते हैं और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट उनको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। तो उनके हेड को हम मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इंटरकनेक्टेड कर दिया मैंने दोनों पॉइंट्स। सो यहाँ पे इनका काम क्या होता है, जो भी पॉलिसीज बनाई है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने उसको वो क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। उन्होंने तो बता दिया कि काम करना है, अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, द नेक्स्ट वन, एंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल। अब सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लेट्स से फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वहां पे रिक्वायरमेंट 5 लोगों की है लेकिन अभी सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे, नहीं, तो ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेसेसरी पर्सनल होने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है उसको फुलफिल करने में कोई भी दिक्कत ना आए। हर एक चीज जो घूम रही है ना वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही अकम्प्लिश करने के इधर गिर्द घूम रही है, तो उसका हमें क्या करना है, उसकी भी हमें ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। तो आपको देखना है कि हाँ भाई इनफ लोग काम कर रहे हैं और उनको काम देने की भी जिम्मेदारी आप लोगों की है, एंड दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स स्लैश डिविजन्स। अब बात करते हैं हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो ये सबसे नीचे वाला लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन में और इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और यू कैन सी दीज आर द फंक्शंस जो ये लोग परफॉर्म करते हैं। सो द फर्स्ट वन,
I'm so sorry, we have is supervisors directly oversee the efforts of the workforce. तो जो भी इवेंचुअली लोग काम करें ना ऑन ग्राउंड फैक्ट्री लेवल में, तो सबसे पहले ये क्लोज सुपरविजन रखते हैं, वो देखते हैं हाँ ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम भी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट. Their authority and responsibility is limited according to the plans drawn by top management. However, वो वही एक्शन ले पाते हैं जितना उनको बोला गया है, वो अपने मन से कुछ नहीं करेंगे. अगर मुझे बोला है कि मुझे सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ाना है, तो मैं हनीश सर के एग्जाम नहीं पढ़ाऊंगी, मैं जो मनीष सर पढ़ा रहे मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी, मैं तो फोकस रखूंगी भाई कि मैं बस अपने पे ध्यान रखूं. ठीक है. द नेक्स्ट वन, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स पे वो इंटरैक्ट करते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं और वट एवर द इंफॉर्मेशन टू मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो एक वो क्या करते हैं, इट्स लाइक अ मिडल मैन बिटवीन मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द एक्चुअल वर्कफोर्स. ठीक है. आई होप आपको समझ आ गया है. And now this is going to be the last topic for today's class, and the topic is management as a science, art and a profession. बात करते हैं कि बात क्या कर रहे हैं हम. तो अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने बोला यार मैनेजमेंट भी क्या आर्ट्स की तरह है, क्या मैनेजमेंट साइंस की तरह है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है. तो उस पे कुछ लोगों ने रिसर्च करा और वही हम रिसर्च को पढ़ने वाले हैं. हाँ, एग्जाम में आता है, मेनली दो चीजें पूछी जाती है, साइंस एंड आर्ट्स, लेकिन हम क्लास में अगर अच्छे से पढ़े रहे हैं तो क्यों ना उसको भी कवर कर लेते हैं, प्रोफेशन को क्यों छोड़े, वो सौतेला कोई है, सबको कवर कर लेते हैं, राइट. तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस. हम सबसे पहले एज अ साइंस पे फोकस करेंगे. ऑलराइट. अब साइंस क्या होती है? साइंस इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, knowledge and everything. So science is a systematic body of knowledge, first thing, that explains certain general truths or the operation of general laws. अब साइंस की एक बात है, अगर साइंस आपको कह रहे कि इस तरीके से होता है, पारुल इज स्टैंडिंग दिस वे, तो साइंस आपको रीजन बताएगी उसके पीछे का कि हाँ रीजन क्या है, पारुल क्यों इस तरीके से खड़ी हुई है. तो रीजन होता है हर एक चीज का. तो अब इस डेफिनेशन से हमें तीन फीचर्स मिले मैनेजमेंट एज अ साइंस या सिंपली साइंस के. एक सिस्टमाइज्ड बॉडी होती है, उसके जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपेरिमेंट ओनली वो हमें बता रहे कि हाँ कौन सी चीज किस तरीके से होती है. नेक्स्ट, एक यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है. अगर न्यूटन का लॉ जो है, और लेट्स से वेरी नाइस एग्जांपल एंड वेरी इजी, ग्रेविटी लॉ. ठीक है. अब जो ग्रेविटी है, अब वो कहीं पर भी उन्होंने इन्वेंट किया, वो किसी भी पेड़ के नीचे बैठे हो, अब वो कहीं में भी हो सकता है इन दिस एंटायर अर्थ. हाउएवर ग्रेविटी का लॉ इंडिया में भी अप्लाई होगा, अमेरिका में भी अप्लाई होगा, और एक इंडिया के छोटे से गांव में भी अप्लाई होगा. तो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है. अब देखते हैं जो तीन हमने साइंस के फीचर्स पढ़े, क्या वो मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं या नहीं होते, और कौन कौन से अप्लाई होते हैं और नहीं हो रहे, तो कौन से अप्लाई क्यों नहीं हो रहे. तो जैसा आपने फर्स्ट पढ़ा, that management has a systemized body of knowledge with its own theory. मैनेजमेंट अपनी खुद थ्योरीज के साथ आता है एंड प्रिंसिपल्स के साथ आता है that have developed over a period of time. और सेम मैनेजमेंट में भी होता है. मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरीज है, टेलर की थ्योरीज है, हेनरी फ्योल की थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, अभी हम सब पढ़ेंगे डिटेल में आने वाले क्लासेस में. सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंटेड मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट की भी अपनी अपनी थ्योरीज होती है. अब बात करते हैं दूसरे फीचर के बारे में, एंड द सेकेंड फीचर इज कि जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं, वो भी ऑब्जर्व करके, टू ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके. तो इट्स नॉट अ वन नाइट गेम, उसको प्रॉपरली टाइम दिया है, ऑब्जर्व किया है, उन एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट किया है, उसके बाद ही जाके क्या हुआ है, उन्होंने उसको फॉर्मुलेट किया. जस्ट अलाउ मी अ मिनट. थैंक यू. या तो ये वाला फीचर साइंस वाला मैनेजमेंट पे प्रेजेंट है. मस्ट बी थिंकिंग मैम हाउ, बिकॉज मैनेजमेंट के भी जो बहुत सारे हमारी थ्योरीज है प्रॉपरली रिसर्च करके हुई है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. तो अभी हम पढ़ेंगे हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट अंडर नियो क्लासिकल अप्रोच. वहां पर वो एक्सपेरिमेंट खुद ही 7-8 सालों में हुआ था. अब आप लगा लो, एक्सपेरिमेंट था, ऑब्जर्व किया, उसके बाद थ्योरीज के कंक्लूजन दिए थे. तो ये वाला फीचर भी साइंस का मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है. अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में.
बट अगेन यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हम जो ह्यूमंस हैं, हमारा जो बिहेवियर है ना, वो अनप्रिडिक्टेबल है। अब सपोज मैं एक नॉर्मल बिहेव है, सपोज कोई बच्चा मेरे से डाउट पूछता है, मैं उससे शाउट करने लगती हूँ, सो माय बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, यस और नो? सो लेट्स सी, management deals with human beings and human behavior, and the outcomes of these experiments are not capable of being accurately predicted. बट कंप्लीटली हम नहीं कर सकते कि हाँ यार ठीक ही हुआ होगा। माइट भी जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट उन्होंने हॉथरॉन में कंडक्ट किया था, अगर वो सेम एक्सपेरिमेंट इंडिया में कंडक्ट होता तो माइट भी उसके जो आउटकम्स होते वो अलग होते, राइट? तो यहाँ पर भी वो सेम चीज कह रहे, तो यही वाला फीचर कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए वो कह रहे कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। Principles of management, like principles of pure science, provide managers with certain standardized technique that can be used in different situations. तो conclusion क्या है? Management is not a complete science, but as an inexact science. That is the conclusion. I hope आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब ये तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, तो इट सिंपली मीन्स के जो आर्ट क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। आर्ट इज द स्किल एंड पर्सनल एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट है, आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं, आई गिव यू द स्पेस टू रीड। द फर्स्ट वन वी हैव इज एग्जिस्टेंस ऑफ theoretical knowledge, then we have personalized application based on continuous practice and creativity. And let's see what different features are applicable on management and what are not. First one, जैसा हमने बात किया बच्चों, the first one is existence of theoretical knowledge. अब देखते हैं इसमें क्या है। theoretical knowledge मतलब मुझे एक बेसिक नॉलेज है। अब मुझे बेसिक नॉलेज है मैनेजमेंट की, तभी मुझे पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया है। अगर मुझे नहीं पता होता मैनेजमेंट होता क्या है, मैंने खुद से कभी नहीं पढ़ा होता, आई डोंट रियली थिंक सो मैं अच्छे से भी आप लोगों को पढ़ा रही होती, राइट? सो यहाँ पे क्या है, आर्ट एज एन मैनेजमेंट is a lot of literature available in various areas of management which the manager has to specialize in. आप ही देख लो कितनी सारी थ्योरीज है, बहुत ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल है आप लोगों के पास भी, जो आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो फर्स्ट फीचर इज एप्लीकेबल। द सेकेंड वन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब मैं अलग तरीके से पढ़ाती हूँ, हनी सर अलग तरीके से पढ़ाते हैं, शुभम सर अलग तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग अलग हैं, हमारा रहन सहन, बात करने का तरीका, हमारी नॉलेज सब अलग है। सेम अगर आप दो डांसर्स को कंपेयर करोगे, दो एक्ट्रेस को कंपेयर करोगे, दो पायलट्स को कंपेयर करोगे, आप वो सिमिलर नहीं हो सकते। दैट इज व्हाई द सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड applicable. So in management too, a manager applies his knowledge of scientific methods to in a given situation, an issue or problem in a personalized and unique manner. Might be अगर आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप उसको अलग तरीके से सॉल्व करोगे, और लेट्स से आपका जो फ्रेंड होगा या आपकी मम्मा होंगी, उसको वो अलग तरीके से सॉल्व करेंगी, बिकॉज सब अलग है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। The next one, the third one which we have is based on continuous practice. Yes, एक दिन का खेल नहीं है, आप we have to practice. So management satisfy this criteria as a manner gains experience through regular practice and becomes more effective. अब मुझे knowledge तो है, लेकिन मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर करके और भी ज्यादा उसमें एक्सपर्टीज गेन कर रही हूँ, एंड आई एम बिकमिंग मोर इफेक्टिव पर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वन, क्रिएटिविटी। ऑफ कोर्स art involves creativity and management also involves creativity. जैसे मैंने आपको कहा कि लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, और लीडरशिप मैनेजमेंट के अंदर आता है द वे आई एम मैनेजिंग माय सबऑर्डिनेट्स। तो मैं हर एक को अलग तरीके से मैनेज करूंगी, मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज करूंगी, मैं बंदे के अकॉर्डिंग मैनेज करूंगी। तो यहाँ पर हमारा किसका स्कोप आ गया है, क्रिएटिविटी का, राइट? दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव। तो यस, मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? अब उससे पहले हम सारे फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर फर्स्ट वन वी हैव इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, देन सेकंड वन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल
एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। अब 2 मिनट की और क्लास है, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। द फर्स्ट वन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, अगर आप बाकी के सब्जेक्ट उठा लो, जैसे आप अकाउंटिंग उठाओ, मेडिकल उठाओ, लीगल उठाओ, इनकी सबके पास एक स्पेशलाइज्ड वेल डिफाइंड बॉडी होती है, सबको पता होता है। तो सेम मैनेजमेंट में भी होता है। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, और ये वाला फीचर भी हमें अवेलेबल है मैनेजमेंट में भी। अब बात करते हैं सेकंड की, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब एक बात बताइए, यू वांट टू बी सीए, यू वांट टू बी अ सीए, is it possible to become CA without clearing the CA examination, without becoming the a member of suppose ICAI? नहीं है, राइट? तो इवन तो हम MBA सीख सकते हैं IIMs जाके या इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जाके आप MBA सीख सकते हो। एंड अगेन जरूरी नहीं है। अब मैं एक पर्सन को जानती हूँ, उन्होंने 5 ईयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करा, और अब वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करके उन लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं जो MBA करके आए हैं फ्रॉम IIM ABC। क्यों? बिकॉज उनको एक्सपीरियंस है। तो यस, एडवाइजेबल रहता है कि आप सीखो, हाउएवर आप अपने एक्सपीरियंस से भी काफी सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, एंट्री टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM इज यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन, बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपको MBA करना है तभी आपको हम मैनेजर बनाएंगे। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपको एम्स, अगर आपको वो करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट वो कंपल्शन नहीं है। कोई आपसे पूछेगा नहीं, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, आपकी एक्सपर्टीज देखेंगे, उसके बाद जाके आपको वो हायर करेंगे। तो इट्स नॉट प्रेजेंट फुल्ली इन मैनेजमेंट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? व्हाट इज दिस? लेट्स हैव अ लुक। So AIMI has laid down a code of conduct to regulate the activities of its members, but it's again उसकी membership compulsory नहीं है सबके लिए भी। So this feature again is not fully present in the management। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पॉइंट के बारे में, सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव इतना एक्चुअली नहीं रहता है, बिकॉज जनरली उनका जो है मेन मोटिव है पैसे कमाना। So here the basic motive of the management of an organization is to profit maximization। तो इतना वो सर्विस पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? मैनेजमेंट इज नॉट अ फुली फ्लेश्ड प्रोफेशन लाइक लीगल, अकाउंटिंग और मेडिकल प्रोफेशंस, बिकॉज इट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। सो आई होप आपको तीनों समझ आ गए हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। And with this, I am done with the class. अगर आपको जो भी डाउट होगा, if you want to appreciate and if you want to write any feedback to me, please do write in the chat box, and we'll see you in the next class. Now, please do write it. We really appreciate when we get the positive feedback from the students. And I'm sure आपकी क्लास वर्थफुल थी। हमने सोचा मोनोटनी ब्रेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव लाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स हटा के पढ़ाना शुरू करते हैं। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा हम कंटिन्यू करेंगे। सो या, थैंक यू।